Hello my rising stars, this is Shikha Arora and today we are going to start Geography chapter number 5, that is Realms of Earth. In this chapter, children, you are going to learn about lithosphere, their continents, importance of lithosphere. इसके बाद हम पढ़ेंगे hydrosphere, कौन कौन से oceans present हैं, seas present हैं, other water bodies. Then we will study about biosphere and lastly with atmosphere. So let us begin. So children, you all know that Earth is a very unique planet. अब Earth unique planet क्यों है? Because Earth ही एक ऐसा planet है जहाँ पर life है. तो the Earth is a unique planet as there is no evidence of life anywhere in the universe. किसी और planet पे अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि वहाँ पर life है या नहीं, सिवाय Earth के. Our Earth has air, water, land, right amount of temperature, everything which is required for the sustainability of life, everything is present on the Earth. So let us study about all the realms of the Earth. तो सबसे पहले बच्चों we have to study about the lithosphere. आप सबको पता है कि अर्थ की शेप कैसी है. नाउ वी ऑल नो इट दैट अर्थ इज अ फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. तो द अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. तो अब यहाँ पर कितना लैंड है और कितना वाटर है? द सर्फेस ऑफ अर्थ इज नॉट इवन. सरफेस जो अर्थ का जो सरफेस है वो इवन नहीं है, इट इज अनइवन. एंड लैंड कवर्स ओनली 29%. लैंड कितना है बच्चों? सिर्फ 29% लैंड है और बाकी सारा पानी है. तो इट हैज 71% ऑफ वाटर. कितना वाटर है बच्चों? इट इज 71%. अबव एंड अराउंड द सरफेस और अर्थ के आसपास क्या है? देयर इज एन एनवेलप ऑफ एयर, ब्लैंकेट ऑफ थिन लेयर ऑफ एयर, और इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सो ये सारी ही चीज़ें हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. हमें वाटर भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग, और हमें लैंड भी चाहिए रहने के लिए. तो ये सब हमें अर्थ पे आराम से मिल जाता है. लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर रेफर्स टू लैंड. लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, रॉकी एरिया, जहां पर हम इजीली अपने घर बना पाते हैं. तो लिथोस्फेयर रेफर्स टू द हार्ड एंड रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ. It has been derived from a Latin word. कौन सा Latin word है बच्चों? It is lithos. Lithos का मतलब होता है rocks. तो it has the lithosphere का जो word है, it is derived from a Latin word which is called as lithos. Lithos का मतलब होता है rocks. तो rocky area को, rocky land को हम lithosphere कहते हैं. It is hard rocky mass of the top surface. This rocky mass has many minerals, soils and stones. यही minerals हमें चाहिए होते हैं. कहाँ से मिलते हैं हमें? Soil के थ्रू plants absorb करते हैं, फिर हम plants को खाते हैं और ये minerals हमें मिल जाते हैं. तो land के ऊपर सब कुछ present है जो हमारी life के लिए हमें ज़रूरी है. The land we live on is also a part of the lithosphere. The land on the earth is not a continuous piece of land. It is a form of huge land. The land on which we live is not even. बच्चों जो लैंड पे हम रह रहे हैं ये इवन नहीं और कंटिन्यूअस भी नहीं है, ये कहीं कहीं पे ब्रेक आते रहते हैं इसमें. तो बिल्कुल भी, क्योंकि अर्थ इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, तो फ्लैट तो ये है नहीं. All the sea level is considered as zero and all heights and depths are measured in comparison to this level. तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं बच्चों, we calculate the height according to the sea level. If you look at the map, you will find that nearly 2/3 of the land mass is in the northern hemisphere. Children, we already know that the earth is divided into two equal halves by means of equator. तो इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. कौन कौन से पार्ट्स है वो? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ओनली 2/3 ऑफ द लैंड मास एंड रिमेनिंग 1/3 इज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्टिनेंट्स. अब लैंड जो है हमारा, जो अर्थ है, इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स क्या है? दे आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड अबव सी लेवल. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. अब ये कौन कौन से हैं? एशिया,
अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, and lastly it is Australia. So let us study about Asia. तो बच्चों एशिया, you all know हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इंडिया एशिया में आता है. एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. और हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया कहाँ है? इंडिया अब एशिया में है. दिस लार्ज लैंड मास हैज द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट. तो अब आप ये देखिए कि एशिया इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज. अब कौन कौन सी वाटर बॉडीज प्रेजेंट है? सबसे पहला है पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट. देन वी हैव यूरल माउंटेन्स इन द वेस्ट. तो यहाँ पे वेस्ट में यूरल माउंटेन्स हैं. इंडियन ओशन उसके साउथ में प्रेजेंट है. एंड आर्कटिक ओशन इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ. तो 3 साइड से ये सी से, ओशन से बाउंडेड है और 1 साइड में यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है. दिस इज ऑल्सो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट. अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे फेवरेबल है, तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन तो होगी ही होगी. इट हैज द हाइएस्ट माउंटेन रेंज ऑन द वर्ल्ड कॉल्ड द हिमालयाज. द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल. तो नेपाल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एशिया. तो जो हमारे हिमालयाज है वो भी एशिया में है, और जो हमारी हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ है? एशिया में ही है. माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. तो हम जब भी हाइट को मेजर करेंगे वी विल ऑलवेज मेजर इट थ्रू द सी लेवल. देन वी हैव अफ्रीका. आफ्टर एशिया अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो अगर कोई अब आपसे पूछेगा कि अफ्रीका कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आप क्या कहोगे? इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. अब देखते हैं अफ्रीका को कौन कौन बाउंड करता है. इट हैज इंडियन ओशन टू इट्स ईस्ट. तो इसके ईस्ट साइड में इंडियन ओशन है. ये रहा हमारा अफ्रीका. तो आप देख सकते हो इसके ईस्ट में क्या है? इंडियन ओशन है. देन इट हैज अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. ये रहा इसका वेस्ट. तो आप देखो ये रहा साउथ अटलांटिक ओशन, ये रहा नॉर्थ अटलांटिक ओशन. देन द मेडिटेरेनियन सी टू इट्स नॉर्थ. इसके नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी और इसके साउथ में है आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दिस continent. This is the only continent through which equator and both the Tropic of Cancer and Capricorn pass through. तो अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है. सो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, सो यू नो द आंसर वेरी वेल. इट इज अफ्रीका. द फेमस नाइल रिवर. नाइल रिवर आपको पता है इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विच इज द नाइल रिवर फ्लोज इन अफ्रीका. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई डेजर्ट. और यहाँ का जो डेजर्ट है दैट इज द सहारा डेजर्ट. वो सबसे ड्राई डेजर्ट है वर्ल्ड का. तो वर्ल्ड्स ड्राई डेजर्ट दैट इज द सहारा डेजर्ट इज प्रेजेंट इन अफ्रीका. Africa was earlier connected to Asian continents, but now it is separated by a man-made Suez Canal. तो क्या था कि पहले अफ्रीका और एशिया दोनों कनेक्टेड थे, लेकिन सी रूट जब होता था, जब शिप्स को ट्रैवल करना होता था, तो शिप्स को एशिया से ट्रैवल करने के बाद अफ्रीका को पूरा क्रॉस करना पड़ता था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लोगों ने एक मैन मेड कनाल बनाया जिसको बोला गया स्विस कनाल, ताकि शिप्स इजीली एशिया से यूरोप जा सके विदाउट कवरिंग द एंटायर रीजन ऑफ अफ्रीका. देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज बच्चों कौन सा है? इट इज द नॉर्थ अमेरिका. अब नॉर्थ अमेरिका किस किस से सराउंडेड है? लेट्स सी. North America is surrounded by Pacific Ocean in the west, Arctic Ocean in the north, Atlantic Ocean in the east. It is connected. अब North America और South America दोनों ही अमेरिका के पार्ट्स हैं,
तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। एक बहुत ही पतला सा लैंड है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है और उसे बोला जाता है इस्थमुस ऑफ पनामा। सो नाउ यू नो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से बहुत ही थोड़े से एरिया से अटैच्ड है। दिस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज कॉल्ड एज इस्थमुस ऑफ पनामा। Large portion of this continent in north remains under snow for a large part of the year. तो नॉर्थ अमेरिका में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, मैक्सिममली यहाँ पर स्नो ही रहती है पूरे ही साल। साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एज द नेम इंडिकेट, साउथ है, साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका कहाँ लाई कर रहा है? सदर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है। साउथ अमेरिका हैज पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। अगर आप इसके वेस्ट साइड में देखेंगे तो यू विल फाइंड पैसिफिक ओशन, और अगर आप इसकी ईस्ट साइड में देखेंगे तो यू विल फाइंड अटलांटिक ओशन। और जो लार्जेस्ट माउंटेन चेन इन दिस वर्ल्ड है, कौन सी है वो? दे आर द एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन्स भी हमारे साउथ अमेरिका में ही प्रेजेंट है। और कहां पर लाई करते हैं? दे लाई टुवर्ड्स इट्स वेस्ट साइड। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। अभी तक हमने लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी थी, लॉन्गेस्ट रिवर थी हमारी नाइल, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? वो है हमारी अमेज़न रिवर। तो अमेज़न रिवर भी साउथ अमेरिका में ही प्रेजेंट है, विच रन्स फ्रॉम द एंडीज माउंटेन इन द वेस्ट टू अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। देन वी हैव एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब आपको पता है एंटार्क्टिका कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द साउथ पोल, और साउथ पोल पे सन की रेज आती ही नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट है ये कैसा हुआ? एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पे हर वक्त स्नो रहती है। द होल कॉन्टिनेंट इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ स्नो। तो यहाँ पे पूरा ही साल दिस कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद स्नो। तो इसी वजह से, क्योंकि ये बर्फ से ही ढका रहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट और फ्रोजन कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज ही नहीं पहुंचती, बीइंग ऑन द साउथ पोल पे है। इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा ठंड है, हमेशा ही यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। The scientists of various countries have established their research and exploration center on this continent. तो क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इतना ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इसी वजह से यहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बनाए गए हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया ने भी बनाए हैं यहाँ पे 2 रिसर्च सेंटर, और वो दोनों कौन कौन से हैं? एक है दक्षिण गंगोत्री एंड वन इज मैत्री। तो इंडिया के दोनों एस्टैब्लिश्ड रिसर्च सेंटर्स आर दक्षिण गंगोत्री एंड दी मैत्री। Then we have Europe. Europe is the 6th largest continent. Europe has Arctic Ocean to its north. तो यहाँ के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ, अटलांटिक ओशन टुवर्ड्स इट्स वेस्ट। इसके ईस्ट में यूरल माउंटेन्स हैं विच सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। आपको पता है ना कि यूरल माउंटेन्स एशिया में प्रेजेंट है, तो एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं हमारे यूरल माउंटेन्स रेंज। और इसके साउथ में है मेडिटेरेनियन सी, जो इसको अफ्रीका से अलग करता है। तो मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। यूरोप हैज मेनी स्मॉल कंट्रीज एंड हैज 2 सीज। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सीज प्रेजेंट है बच्चों। सी मतलब समुद्र। यहाँ पे कौन कौन से समुद्र प्रेजेंट है? वन इज ब्लैक सी और दूसरा कैस्पियन सी, विच इज सराउंडेड बाय अ लैंड मासेस एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज लैंडलॉक्ड सीज। तो ये सीज ऐसे हैं जो कि चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, इसीलिए इन्हें लैंडलॉक्ड सीज कहा जाता है। कौन से हैं ये दोनों सीज? यस, वेरी गुड, दे आर ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। और यहाँ के जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है एल्प्स। तो एल्प्स माउंटेन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन यूरोप। देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा सा ही कॉन्टिनेंट है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो कि एंटायरली सदर्न हेमिस्फेयर में प्रेजेंट है। अगर आप मैप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया इज प्रेजेंट इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इट हैज पैसिफिक ओशन टू इट्स ईस्ट, इंडियन ओशन टू इट्स वेस्ट, एंटार्क्टिक ओशन टू इट्स साउथ।
तो ये हर साइड से, सारे ही साइड से इट इज बाउंडेड बाय ओशंस, सारे ही ओशंस इसको सराउंड करके रखते हैं। Hence it is also known as island continent, इसीलिए इसका नाम आइलैंड कॉन्टिनेंट है क्योंकि ये चारों तरफ से ही ओशन से सराउंडेड है। It has different kinds of plants and animal as compared to other parts of the world। बच्चों जो द ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट है और कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। तो यहाँ का जो फौना एंड फ्लोरा है वो वर्ल्ड के बाकी प्लांट्स एंड एनिमल से बहुत डिफरेंट है। The part of the Earth's rocky surface, lithosphere below the ocean is also not smooth। भाई हमने ऑलरेडी बात करी है कि लिथोस्फेयर तो स्मूथ है ही नहीं, और जो ओशंस के अंदर भी है वो भी स्मूथ नहीं है। इट हैज डीप ट्रेंचेस एट प्लेसेस, तो डीप ट्रेंचेस मीन्स इट हैज डीप होल्स, और सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो है पैसिफिक ओशन में, जिसको हम बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। चिल्ड्रन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेरियाना ट्रेंच कैसा होल है जो कि पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, which is 10,994 meters deep from the mean sea level. This trench is located in Pacific Ocean at the southwest of Japan and west of Philippines. So what are the importance of lithosphere? भाई lithosphere तो rocks की बनी हुई है, it has minerals, it has soil, so it is the ideal place for the growth of plants। plants grow कर सकते हैं, हम agriculture कर सकते हैं, food grow कर सकते हैं। lithosphere is surrounded by a surface by the layer of air, तो ये air में हम breathe कर सकते हैं and we can और हमारा survival जो है वो possible है। lithosphere has the basic source of minerals essential for the need of human beings। Minerals like various metals, oil, etc. are extracted from the lithosphere. Lithosphere has soil cover on which crops are grown, which give us food and oxygen. Lithosphere being the landmass support all the structures, सारी buildings बनाई जा सकती हैं, roads, rails, सब बन सकता है यहाँ पे, और जो हमारी living के लिए important है। Lithosphere supports plants and animal life, giving rise to many interacting ecosystems in nature। तो आप ये देखो कि lithosphere पे तो plants हैं, प्लांट्स भी यही हैं, एनिमल्स भी यही हैं, तो दोनों एक दूसरे को जो जो चाहिए सब प्रोवाइड कर रहे हैं। एनिमल्स आर प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स आर प्रोवाइडिंग एक्सक्रीटा टू द प्लांट, और प्लांट उसके लिए आपको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, फूड सप्लाई कर रहा है। तो एवरीथिंग इज बीइंग बैलेंस्ड, एक इकोसिस्टम, एक बैलेंस सिस्टम बना हुआ है हमारे लिथोस्फेयर पे, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देन वी हैव हाइड्रोस्फेयर। As the name indicate, hydro means water and sphere is the earth। तो water on the earth is called as hydrosphere। In other words, all the water bodies and water found on the earth's surface are the part of hydrosphere। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें ओशंस हो सकते हैं, सीज हो सकती है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस इन ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स में हमेशा आइस जमी रहती है, और जब सन की रेस पड़ती हैं तो वहां से आइस पिघलकर माउंटेन्स के थ्रू रिवर्स की फॉर्म में प्लेन्स तक पहुंचती है। About 97.2% of total water on the earth is in ocean। इतना सारा पानी है, कितना सारा? 97.2% ऑफ वाटर। बट क्या ये वाटर हमारे कंजम्पशन के लिए अच्छा है? इज इट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? नहीं। वाई? हमारे पीने लायक जो पानी है बच्चों वो सिर्फ 0.01% है। दैट इज द पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब होता है द पानी जिसको हम कंज्यूम कर सके, तो वो कितना है? सिर्फ 0.01%। तो इतना सारा पानी होने के बावजूद हम इसको पी क्यों नहीं सकते? बिकॉज इट हैज सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट, इट हैज हाई अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन इट। सॉल्ट्स डिजॉल्व होने की वजह से ये वाटर सलाइन हो जाता है, एंड सो इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। About 2.7% of water is in the form of snow or ice on the mountains and in the Arctic and Antarctic Circle, and just 0.1% is available for consumption of human beings।
तो अब आपको पता चल गया कि इतना सारा अमाउंट में वाटर होने के बावजूद हम पानी कंज्यूम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वी शुड ऑलवेज यूज वाटर जुडिशियसली, पानी को बहुत संभाल के यूज करना चाहिए, कम है ना पीने के लिए। नाउ वी हैव ओशंस। ओशंस आर द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वाटर विच एक्सटेंड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो ओशंस जिनको हम बोलते हैं महासागर, तो ये बहुत दूर तक फैले होते हैं। वाटर इन द ओशन हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स। भाई वाटर का जो टेम्परेचर है ओशंस में एट डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द एक्वेटिक लाइफ देयर। जैसी वहां की लाइफ होती है उसको जिस हिसाब से टेम्परेचर चाहिए वैसा ही टेम्परेचर हमारे ओशंस में वेरिएबल स्टेजेस पे प्रेजेंट होता है। द वाटर डेंसिटी एंड सलाइनिटी ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। The three seas, Caspian, Ural Sea and the Dead Sea are locked from all sides by land and are not connected to other sea or ocean. तो ऐसे 3 seas हैं जो कि locked है by the pieces of land. Land ने उनको cover कर रखा है और इसीलिए वो किसी और sea से या किसी और oceans में जाके connect नहीं होते हैं। A look at the world map would show that nearly all oceans and seas are connected to each other. तो ज़्यादातर oceans और seas एक दूसरे से connected होते हैं। सी जाके फ्लो करते हैं ओशंस में, लेकिन 3 सी अभी हमने ऐसे पढ़े हैं विच आर सराउंडेड बाय लैंड एंड आर नॉट कनेक्टेड टू ओशंस। वाटर इन द ओशंस कीप मूविंग। अब जो वाटर होता है ओशंस में वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है क्योंकि सीज का पानी भी आके ओशंस में ही गिर रहा है, तो दे फॉर्म करंट, ओशन करंट्स जिसको हम बोलते हैं। There are 5 main large oceans. सबसे पहला है हमारा पैसिफिक ओशन, देन वी हैव इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक ही ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे है। देन वी हैव अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, आर्कटिक ओशन। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। तो विच इज द लार्जेस्ट ओशन चिल्ड्रन? यू ऑल नो इट नाउ, इट इज द Pacific Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean. It spreads between Asia and America. तो ये कहाँ present है? एशिया और अमेरिका के बीच में। And it is the deepest ocean. कैसा है ये? ये सबसे गहरा ओशन है। Then we have Indian Ocean. As the name indicate, it is on the name of a country called as India. तो हमारी ही कंट्री इंडिया के नाम पे दिया गया है इसको नाम इंडियन ओशन। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन एंशिएंट टाइम कि उन लोगों ने इस ओशन का नाम ही इंडियन ओशन रख दिया। इंडियन ओशन डज नॉट ओपन आउट नॉर्थवर्ड इनटू आर्कटिक ओशन। तो ये आर्कटिक ओशन में फ्लो नहीं करता है। इट इज कंप्लीटली बाउंड ऑन नॉर्थ बाय एशिया। तो यहाँ पर एशिया इसको सेपरेट कर देता है आर्कटिक ओशन से, इसीलिए इसे हाफ एन ओशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे ओशन से कनेक्टेड नहीं है, आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में एशिया आ जाता है। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडियन ओशन इज अफ्रीका। इसके वेस्ट में आपका अफ्रीका है एंड ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया लाई करता है। देन वी हैव अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में प्रेजेंट होता है हमारा अटलांटिक ओशन। जैसे हमने देखा था नॉर्थ अटलांटिक ओशन, फिर हमने देखा था साउथ अटलांटिक ओशन, यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द अदर साइड। तो वेस्ट में अगर हम देखें तो इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और अगर हम ईस्ट में देखें तो हमारा यूरोप और अफ्रीका प्रेजेंट है। द डीपेस्ट पॉइंट इन दिस ओशन इज कॉल्ड एज पोर्टो रिको ट्रेंच। तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, अनदर ट्रेंच है, ट्रेंच मीन्स होल, तो इस होल का नाम है पोर्टो रिको, विच इज अराउंड 8 किलोमीटर्स डीप। तो ये 8 किलोमीटर्स डीप है एंड दिस इज द बिजिएस्ट ओशन। तो ये ओशन ऐसा है जिसको ज्यादातर शिप्स यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा इट इज कनेक्टिंग यूरोप एंड अफ्रीका। तो यहाँ की ट्रेड के लिए दिस ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव एंटार्क्टिक ओशन। द ओशन इज बाउंड बाय एंटार्क्टिका। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एंटार्क्टिका है, और क्योंकि यहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर होता है इसीलिए ये हमेशा फ्रीज रहता है, हमेशा फ्रोजन कंडीशन में रहता है। इट दिस रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। देन वी हैव आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि कैसी कंडीशंस रहेंगी? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट।
and lies within the Arctic Circle. It is connected with Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. तो this Arctic Ocean, it is connected to the Pacific Ocean. Arctic Ocean और Pacific Ocean को connect करता है एक narrow stretch of water जिसको बोलते हैं Bering Strait. It is bound by North America and Eurasia in the south and remains covered with thick sheet of ice. क्योंकि यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत लो है तो यहाँ पर भी पूरे साल ही आइस रहती है. But the thing is that it is also connected to Pacific Ocean by means of a strait. उस strait का नाम क्या है? It is called as the Bering Strait. अदर वाटर बॉडीज, तो अब ओशंस तो भाई बहुत लार्ज वाटर बॉडीज थे, अब ओशन से छोटी वाटर बॉडीज भी तो प्रेजेंट होती हैं अर्थ पे. अब जैसे कि उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है सीज का. सीज को क्या बोलते हैं? सागर. तो अ सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सलाइन वाटर. जितने भी हमारे सीज होते हैं उनका जो वाटर होता है इट हैज सॉल्ट कंटेंट इन इट, जिसकी वजह से उसको हम सलाइन वाटर बोलते हैं. And is connected with an ocean like Mediterranean Sea, Caspian Sea, South China Sea, Arabian Sea, Bering Sea and Norwegian Sea. तो ये सारे seas के नाम हैं और भी बहुत सारे हैं. Then we have bays. What are bays? Bays are the body of water partially enclosed by land but with a wide mouth. तो मतलब यहाँ पे land present होता है बहुत थोड़े amount में और इसका mouth जो होता है bay का that is quite large. अफोर्डिंग एक्सेस टू सी. तो बेस किस में जाती हैं? बेस आफ्टर फ्लोइंग दे आर कनेक्टेड टू द सीज. बे ऑफ बंगाल इंडिया में है, हडसन बे, बे ऑफ बिस्के आर सम बेस. देन यू हैव गल्फ. गल्फ भी वाटर बॉडीज हैं. अब गल्फ इज एन आर्म ऑफ अ सी और ओशन विच इज पार्शली एंक्लोज्ड बाय लैंड. तो ये छोटा एरिया होता है विच इज एंक्लोज्ड बाय लैंड, like Gulf of Mexico, Gulf of Oman, Gulf of Panama. Then we have straits. Straits are the narrow channels of the water. मतलब ये बहुत पतले से water का एक एरिया होता है which connects seas को connect करते हैं या oceans को connect करते हैं. और जैसे कि इंडिया और श्रीलंका को जो separate कर रहा है that is the Pok Strait. Very important again. The Strait of Gibraltar which connects Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. Now children, we have to study about biosphere. Now bio, as the name indicate, bio का मतलब क्या होता है? Bio का मतलब होता है life. तो ऐसा sphere जहाँ पे life present हो उसे हम बोलते हैं biosphere. तो earth आपको पता है has all the favorable conditions. water भी है, land भी है, air भी है. तो यहाँ पर सर्वाइवल जो है वो इजी हो जाता है. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग मीट्स एंड दे मेक द लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल. इसी की वजह से यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, प्लांट्स की स्पीशीज प्रेजेंट है, एनिमल्स की स्पीशीज प्रेजेंट हैं और वो इंटरैक्ट करते हैं अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, जैसे कि सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया. तो ये सब के सब एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बना लेते हैं एंड दिस बैलेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. तो यही हमारे बायोस्फेयर का पार्ट है. बायोस मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स टोटल रेंज. तो सारे के सारे लिविंग स्पीशीज जो है वो बनाते हैं हमारा बायोस्फेयर. तो इस केसेस के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये सब के सब डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर. भाई दे रिक्वायर वाटर ऑल्सो, दे रिक्वायर टेम्परेचर ऑल्सो. सो एक इकोसिस्टम बन जाता है, एक बैलेंस बन जाता है. Plants, animals and microbes provide us a large variety of food and raw materials. Our survival depends upon this biosphere. Compared to the size of the earth, the biosphere is very small. However, most scientists believe that we have not yet been able to explore the total biosphere. तो अभी तक साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम अर्थ का बायोस्फीयर पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी वाटर बॉडीज के अंदर ही इतनी वैरायटी ऑफ लाइफ है जो हम अभी तक गैस ही नहीं कर पाए हैं कि कौन कौन से एनिमल्स वाटर में भी प्रेजेंट हैं. Human beings are an essential part of the biosphere. In ancient times, they were entirely dependent on environment for the existence and growth. The increase in world population necessitated the development of new technology for increasing food production.
तो ह्यूमन बींग्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोस्फीयर का। इन्होंने ही टेक्निक्स डेवलप की, एग्रीकल्चर लेकर आए, जिसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन हुआ और आज हमारी पॉपुलेशन यहाँ तक पहुँच गई है। और इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने ही हमारे नेचर को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है बच्चों, हमारा जो नेचुरल बैलेंस था वो बिगड़ने लगा है, जिसकी वजह से आज पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। कहाँ कहाँ, वाटर बॉडीज में, लैंड पे, एयर में, हर चीज़ आजकल पोल्यूट होती जा रही है। पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर आर द गिफ्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स टू नेचर। तो ह्यूमन बींग्स ने ही ये नेचर के साथ में छेड़छाड़ करी है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का लेवल आज बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन इज अ ह्यूमन मेड डिस्टर्बेंस विच नेचर कैन नीदर स्टॉप और रेक्टिफाई। तो ना तो इसको हम रोक सकते हैं, अब भाई इतना ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन हो गया, बस अब यही कर सकते हैं कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें, ऐसे सोर्सेज यूज़ करें जिससे पोल्यूशन को कम किया जा सके। We have to check the increasing population in order to maintain the delicate balance of nature, which is essential for the growth and survival. Now we have to study about the atmosphere. अब मैंने आपको बताया था कि the lithosphere के ऊपर एक पतली लेयर ऑफ एयर है, जिसे हम बोलते हैं the envelope of air, और इस envelope of air को बच्चों हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। उसके अंदर हमने क्या देखा था, दैट वी हैव 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1% ऑफ अदर गैसेस। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 kilometer from the earth's surface, and but about 99% of total mass of the air lie within 32 kilometer of the earth। तो यहीं पे अर्थ के पास ही, अर्थ के सरफेस पे ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पोजिशन अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, 1% अदर गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है। सो ऑल दीज मेक अप द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन एडिशन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स। अब ये सॉल्ट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहां पर भी हमारे सीज होंगे। सीज से वाटर इवेपोरेट करता है, तो क्या छोड़ता है पीछे? सॉल्ट। तो एयर में सॉल्ट पार्टिकल्स भी तो आ जाएंगे। वाटर वेपर, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। On a wet rainy day, there could be 2 or 3 times more water vapor in the air than on a dry day. तो द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जैसे कि हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो भाई फिक्स्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बट अदर गैसेस, इनका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। अगर आप किसी हरियाली वाली जगह में चले जाओ तो वहाँ पर आपकी जो एयर होगी वो मोर फ्रेश होगी, और कहीं आप पोल्यूटेड एरिया में चले जाओ तो वहाँ की एयर जो होगी इट विल बी लेडन विद डस्ट पार्टिकल्स। तो कॉम्पोजिशन वेरी करता है एटमॉस्फेयर का। कभी कभी जैसे रेनी डे है तो रेन होने की वजह से ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसी एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होगा। लेकिन अभी जैसे गर्मियां हैं, कितनी गर्मी है, बाहर निकलो तो आपको कैसा लगता है? ड्राई ड्राई सी फीलिंग आती है, तो एयर में मॉइस्चर ही नहीं है। जब एयर में मॉइस्चर नहीं है तो इट इज़ ड्राई। Among the main impurities in the air are carbon monoxide, smoke, chemicals, dust and microorganisms which and उसके अंदर क्या है बच्चों कि आपके एरिया में जितना भी एयर है उसके अंदर पोल्यूशन पार्टिकल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। यही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो जाती हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डेंसिटी ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी होती है ना वो सेम नहीं होती। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं द डेंसिटी डिक्रीजेस। It is higher in the lower layer than in the upper one. The layer in the atmosphere are almost concentric. Concentric rings present है। Concentric मतलब गोल गोल rings जो हैं वो present हैं। Generally the density of atmosphere decreases
एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, जैसे जैसे हम अर्थ सर्फेस से ऊपर एल्टीट्यूड्स में जाते जाते हैं, माउंटेन्स एरिया में जाते जाते हैं, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज होती रहती है। इसीलिए बच्चों जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि ऊपर एयर की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, एयर पतली हो जाती है, एयर बिकम्स थिन। On the basis of composition and density, the atmosphere is generally divided into 5 layers. अब कौन कौन सी layers हैं यहाँ पे? First is troposphere, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. Then we have stratosphere. Stratosphere वो layer है जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। अब ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सनलाइट। सन रेज के अंदर हार्मफुल यूवी रेज प्रेजेंट होती हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर तक रीच ही नहीं करती, क्योंकि बीच में ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ओजोन लेयर इन यूवी रेज को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और हम तक उन्हें पहुंचने नहीं देती। फिर है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर वो जगह है जहां पर ज्यादातर मीटियोर्स एक्टिविटीज होती हैं। देन वी हैव थर्मोस्फेयर एंड लास्टली वी हैव एक्सोस्फेयर, जहां हमारे बेसिकली सैटेलाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। These are arranged from the Earth's surface towards the upper limit of the atmosphere. Troposphere is the most important layer of the atmosphere क्योंकि troposphere सबसे closest होती है Earth के। It is the closest to the Earth and has about 90% of total air in the atmosphere. तो troposphere में ही सारी gases present होती हैं, सारी air present होती है, which is vital for our life. Troposphere extends up to 18 kilometers above the equator and 8 kilometers above the poles. In this layer, the atmospheric temperature decreases with increasing altitude. ये मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाएंगे हमारी जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो कम होती जाएगी, एयर ऊपर जाते जाते थिन होती जाती है। At a rate of 1 degree for every 165 meter, this layer has dust particles, smoke भी है यहाँ पर water vapor भी present है, और जितने भी weather phenomenons होते हैं वो सब यही take place करते हैं। The height at which the temperature of the air stop decreasing is called tropopause. तो जैसे ही हम tropopause पे पहुँचते हैं वहाँ पर हमारी density decrease होना रुक जाती है। tropopause के बाद आता है हमारा stratosphere. Here the temperature can be as low as -85 degree centigrade. तो ट्रोपोपोज पे जो टेम्परेचर आ जाता है वो आ जाता है -85 डिग्री सेंटीग्रेड। चिल्ड्रन यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर, जितनी भी वेदर एक्टिविटीज होंगी, वेदर फिनोमिनाज होंगे, सब ट्रोपोस्फेयर में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं एयर की थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी क्या प्रेजेंट है? ओजोन लेयर। देन वी हैव मीजोस्फेयर, ऑल द मेट्रोलॉजिकल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस हियर। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद आते हैं हमारे एक्सोस्फेयर, जहां पर हम अपने सैटेलाइट्स देख सकते हैं, हमारे स्पेस शिप्स देख सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एटमॉस्फेयर क्या क्या काम करता है। एटमॉस्फेयर में हमारी वाइटल गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो हमारे ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वी रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बच्चों? इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड दी अर्थ। तो ये सन की रेस को अंदर आने देती है, जिसकी वजह से अर्थ हीट अप होता है और बाकी रेस को ये रेडिएट कर देती है। तो इस इफेक्ट को बच्चों बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। बट आजकल हमारी वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये ब्लैंकेट थिक हो गया है। तो ये सन की रेस को तो अंदर आने देता है बट रेडिएट बैक नहीं होने देता, जिसकी वजह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस जो कि पोल्यूशन के हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ द सन रेज। ये अभी हमने बात करी है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। It acts like a huge filter for the harmful ultraviolet radiation.
It also prevents the earth from becoming too hot during the day, which is injurious to our eyes. ये भी मैंने आपको अभी बताया कि जितनी हीट चाहिए उतनी ली जाती है, बाकी सारी वापस कर दी जाती है. Carbon dioxide and water vapor in the lower layer of the atmosphere absorb the heat radiated from the earth and thus keeps the atmosphere warm even at night. This is called greenhouse effect. We have already discussed this. The weight of the air exerts pressure. तो जो एयर है, क्योंकि उसके अंदर मास है, उसका ये ऑक्यूपाई स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है, तो ये एक प्रेशर भी एक्सर्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर. एनी चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज द विंड्स टू राइज. इन्हीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से विंड्स आते हैं. विच हेल्प्स द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर. एयर साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है, इसीलिए हम एक दूसरे को सुन पाते हैं. दिस इज वाई लिविंग थिंग्स एटमॉस्फेयर आर एबल टू हियर साउंड. इट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉर एरोप्लेन्स. तो एरोप्लेन्स भी जर्नी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. हैव अ लुक ऑन द ग्लॉसरी चिल्ड्रन. लिथोस्फेयर. तो लिथोस्फेयर अब आप सबको पता है क्या है. इट इज द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ consisting crust and upper mantle. Hydrosphere, हाइड्रो से मतलब याद है ना आपको, water. Total amount of water on the earth is called as hydrosphere. Then is biosphere. Part of the earth's surface and atmosphere in which plants and animals live are called as biosphere. Have a look on a quick review. The three main domains of the earth are lithosphere, hydrosphere and last is, yes children, it is biosphere. The zone of the contact between land, air and water is biosphere. तो biosphere में तीनों ही चीजें आके मिलती हैं. Antarctica is known as the continent of science. क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने यहाँ पर research centers खोले हुए हैं. Europe is the only continent that is popular and prosperous. The Pacific Ocean is the deepest and the largest ocean. तो largest and deepest ocean is Pacific Ocean. The organisms in the biosphere are divided into plants, animals, human beings and microbes. Now children, have a look on the questions. Here children, you are provided with some MCQs and you are given a OMR sheet here. OMR sheet के अंदर आपके पास circles दिए हैं. You only have to darken the correct answer circle. जोन सा भी आंसर आपका करेक्ट है उसी सर्कल को आपको अच्छे से डार्क करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लू और अ ब्लैक बॉल पेन. आप कोई टिक नहीं करेंगे, आप कोई क्रॉस का निशान किसी सर्कल में नहीं डालेंगे. आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेलम ऑफ द अर्थ. तो बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, कौन कौन से रेलम्स हैं? वी हैव हाइड्रोस्फेयर. सो द आंसर इज बी हियर. डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. कौन सा है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जिसमें हम रहते हैं? दैट इज द एशिया. सो फॉर 2 you will circle D1. Which is the smallest continent in the world? It is Australia. So for 3rd you will circle the C part. Africa is the dash largest continent in the world. It is 2nd largest continent. So you will circle up C1 here. How many continents are there in the world? Yes children, you all know it very well now. There are 7 continents. So the answer is D here. Let's have a look on the fill in the blanks. तो fill in the blanks में first वाला देखते हैं बच्चों. The term lithosphere is derived from the Latin word. Yes, you all know the answer. It is lithos. Mount Everest is dash meters above mean sea level. So it is 8,848 meters. So this is your second answer. World's largest river. We are talking about the largest river. The largest river is Amazon River. Black Sea and Dash Sea are surrounded by land mass, hence they are called landlocked seas. So Black Sea and Caspian Sea. Dash refers to all water bodies like oceans, seas, rivers, etc. So it is the hydrosphere. Now children, have a look on the true and false. Moving air is known as air current. Yes, it is true. Indian Ocean is the only ocean named after a country. Yes, it is the only ocean. Seas are bigger than ocean in size. No, it is false here.
The density of atmosphere is maximum at the sea level and decreases upward. Yes, true. Maitri and Dakshin Gangotri are research centers in America. No, they are in Antarctica. So the answer is false here. Answer the following question. What is the importance of lithosphere? Lithosphere means rocks, the area which has minerals, soils. So these are very important for the sustainability of life. How is atmosphere significant to us? Atmosphere is very significant. It has different gases which are essential for the life. It has carbon dioxide which provides greenhouse effect. It has ozone layer which protects us from the ultraviolet radiations of the sunlight. Write down the composition of the atmosphere. The composition of the atmosphere includes 78% of nitrogen, 21% oxygen, 0.03% of carbon dioxide, 1% of noble gases, dust particles, water vapor, etc. Why is biosphere important for living beings? Biosphere is very important for living beings like plants, animals and microbes. And all of them are interdependent on each other. Plants depend on animals for carbon dioxide and animals depend on plants for food, for the oxygen gas, and then we have microorganism which helps in releasing the most of the complex chemical compounds into simpler chemical compounds. How do human activities disturb our natural environment? Human activities have caused increase in the greenhouse effect gases, so it leads to global warming. Human activities have caused pollution, so the level of pollution is rising day by day. I hope you have understood this chapter very well. Let's meet in the next chapter. Thank you.